हेलो एवरीवन। अपन लोग कल पढ़े, शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी से। अरे यार, कल अपन जो पढ़े उसको 2 मिनट में बता देता हूँ। कल अपन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े। एनवायरनमेंट क्या होता है? टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, अपने आसपास की सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। इसके अंदर 2 चीज आती है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग, छोटा नाम छोटा मीनिंग, बड़ा नाम बड़ा मीनिंग। अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर अपन ने देखा प्लांट, एनिमल वगैरह सब आते हैं। नॉन लिविंग के अंदर अपन ने देखा एयर, वाटर, लैंड वगैरह आता है। ठीक है, ये सब मिलकर के कहलाता है एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक। अब फिर अपन ने 4 चीज़ के बारे में पढ़ा, एयर, वाटर, लैंड, 5 चीज़ के बारे में, एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा फोना का मतलब होता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फोना मतलब एनिमल्स। ठीक है, अब ये 5 चीज़ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। इसी बैलेंस को बोला जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, और ये 5 चीज़ें जो है ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है। ठीक है, को इन्वॉल्व और को अडेप्टेड है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन ने देखा कि फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर 3 चीज़ देता है, 1 चीज़ लेता है। एनवायरनमेंट 3 चीज़ देता है, 1 चीज़ लेता है। 3 चीज़ देता है एनवायरनमेंट, देता है 1 चीज़ लेता है। ठीक है, क्या लेता है? वेस्ट लेता है। ठीक है, और देता क्या है? रिसोर्सेज देता है, लाइफ देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। रिसोर्सेज, लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 चीज़ देता है, 1 चीज़ देता है वेस्ट। ठीक है, अच्छी चीज़ देता है, खराब चीज़। चलो, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि रिसोर्सेज देता है, तो रिसोर्सेज 2 तरह के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का हमने एग्जाम्पल भी पढ़े। रिन्यूएबल वो होता है जो यूज़ करते करते जो कम होता है, लेकिन वो फिर रीजनरेट हो जाता है, रिप्लेनिश। ठीक है, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। कौन नहीं होता एग्जॉस्ट? रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो यूज़ के साथ साथ कम होता जाता है, डिप्लीट हो जाता है, डिप्लीट। ठीक है, चलो अपन ने एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा जो थर्मल पावर प्लांट है या फॉसिल फ्यूल है, वो किसका एग्जाम्पल है? फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल का। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल का। ठीक है, इसके अंदर अपन ने देखा ये सोलर एनर्जी, ठीक, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी के बारे में बता रखा है। ये हाइड्रो पावर, और ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावलभाटा के अंदर, रावलभाटा में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें एटम के, छोटी कक्षा में पढ़े होंगे तुम लोग, एटम का फिशन और फ्यूशन। ठीक है, उसके थ्रू बिजली बनाई जाती है। एटम के रिएक्शन से जो हीट क्रिएट होती है उससे बिजली बनाई जाती है। जियोथर्मल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब ऐसे नाम है बस जियोथर्मल। जियोथर्मल में क्या होता है कि ज़मीन के नीचे, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ में इतनी गर्मी बताई जाती है जितना सरफेस ऑफ द सन की है। सेंटर ऑफ द अर्थ की इतनी गर्मी बताई जाती है जितना सरफेस ऑफ द सन की है। ठीक है, उस गर्मी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इसके अंदर। तो कई सारे तरीके अपन ने देखे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, कुछ रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट वेस्ट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, एस्टिमुलेट कर लेता है। ये उसकी कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर 2 चीज़ आती है। क्या 2 चीज़ आती है? सबसे पहला कि कैरिंग कैपेसिटी सही तब रहेगी जब वेस्ट का रीजनरेशन रेट एब्जॉर्प्शन रेट से कम हो, रीजनरेशन कम हो, रीजनरेशन कम हो, किससे? एब्जॉर्प्शन से। 1 मिनट बेटा, अभी बाहर ही रख उनको, आ रहा हूँ मैं। वेस्ट का एब्जॉर्प्शन, वेस्ट का रीजनरेशन उसके एब्जॉर्प्शन रेट से कम होना चाहिए, मतलब वेस्ट कम जनरेट हो, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो। ठीक, उसके बाद दूसरा, रिसोर्सेज का रीजनरेशन उसके एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रैक्शन से कम या ज़्यादा होना चाहिए। रिसोर्सेज ज़्यादा जनरेट हो और उसका एक्सट्रैक्शन कम हो, तो रिसोर्स जनरेट ज़्यादा हो, एक्सट्रैक्शन कम हो, और वेस्ट के अंदर वेस्ट जनरेट कम हो और एब्जॉर्ब ज़्यादा, है ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम जनरेट हो। ये बात समझ गए? ये 2 चीज़ आती है इसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। उसके बाद अपन ने देखा एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, एनवायरनमेंट में जीवन है। ठीक है, तो बोलता है ये सन, वाटर, एयर, ये सब अपन को एनवायरनमेंट देता है, इसके बिना जीना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आया एनवायरनमेंट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट कई चीज़ें अपन को देता है, अपन घूम भी सकते हैं, मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए रिवर आया, ओशन आया, माउंटेन आया, एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमें क्या देते हैं? एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विस समझते हो ना लोग? बढ़िया, शानदार, ब्यूटीफुल सर्विस, मज़ेदार सर्विस, उसे बोलते हैं एस्थेटिक सर्विस। ठीक है, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, ब्यूटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो खूबसूरत चीज़ें देता है एनवायरनमेंट हमें, जहाँ पर हम लोग जाते हैं और जीवन के मज़े लेते हैं। ये हमारा कश्मीर है,
ये हमारे भाई साहब स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं जीवन के। ये अपन कल पढ़ चुके, आज अपन पढ़ेंगे ये। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अब। ले बेटा कचौड़ी खा ले इस पे। चलो, और कोई? स्टेट ऑफ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। अब अपन देखेंगे भारत की हालत क्या है। भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो कितने हैं? कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, और कुछ बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, बहुत हालत ख़राब होगी किसी नेचुरल रिसोर्सेज में। तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की हालत क्या है और अपन उसको क्या बनाते जा रहे हैं, और उसमें सुधार लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। तो पहले हालत देख ले क्या है। स्टेट ऑफ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ रहा है अपना लैंड, वाटर रिसोर्स। एक बात याद रखना, भारत पे ऊपर वाले की बहुत कृपा है। ठीक है, मतलब ये समझ लो नेचर ने अपन को सब कुछ दिया है। तो पता ही होगा अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो कोई पैसा लेने तो आए नहीं थे, है ना, कि अपने पास ढेर सारा पैसा है और उनको लूट के ले जाएंगे। क्यों आए थे वो लोग? क्योंकि भारत के लिए बोला जाता है भारत क्या है? सोने की मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। चला जाओ। लैंड, वाटर रिसोर्स, फिशरीज, मिनरल रिसोर्स, फॉरेस्ट, सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। मरीन रिसोर्स, क्लाइमेट, रेनफॉल एंड टोपोग्राफी। अभी टोपोग्राफी क्या होता है वो समझ लो। टोपोग्राफी होता है एक पर्टिकुलर सरफेस का डिटेल स्टडी करना। किसी पर्टिकुलर सरफेस की डिटेल स्टडी करने को टोपोग्राफी बोलते हैं। डिटेल स्टडी करने को मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर, या इंडिया के किसी स्टेट की बात करूँ तो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने माउंटेन्स है, कितने रिवर है, कहाँ पर है, किस तरीके से है, फॉरेस्ट कितने हैं, ये सारी बात। तो एक पर्टिकुलर सरफेस की डिटेल स्टडी को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। समझ गए टोपोग्राफी क्या है? इसके पहले मैंने देखा किसका मीनिंग, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल सर्विसेज। ठीक है, चलो अब हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है। उसके बाद बोलता है इंडिया इज नॉर्मली रिगार्डेड रिच इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज में अपने पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है। इट हैज़ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर। ये तो अपने, ये बात तो तुम्हें पता ही होगा, रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल्स, क्योंकि अपन चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। बाहर के लोग भी यहाँ पर क्यों आए? खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, अपन इंडिगो की खेती करते थे। ब्रिटिशर सबसे ज़्यादा कौन सी खेती करवाते हैं अपन से? इंडिगो। सबसे ज़्यादा भारत सप्लाई करता था इंडिगो। हमारा ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वहाँ पर जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, और वहाँ से फिनिश गुड बन के भारत में आता। ये बात तो तुम्हें पढ़ रखा है ना, सबको याद है ना ये बात? ठीक है, तो रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल है, 100 ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर्स तो समझते होंगे तुम लोग, ट्रिब्यूटरीज समझते हो क्या होता है? एक रिवर से जो निकलती है ना, नदी बोलते शायद, है ना, तो एक रिवर से जो नदी निकल रही है, कई सारी नहर, एक रिवर से जो नहर निकल रही है, नहर, उस नहर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जैसे चंबल तो रिवर है, चंबल क्या है? रिवर। और चंबल से जो भी निकलेगा, ठीक है, जो भी नहर निकलेगी तो चंबल की क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ मिनरल रिसोर्स। प्लेंटी का मतलब भी पता होगा, ढेर सारा, भरपूर मात्रा में, अबेंडेंट। ठीक है, इंडियन ओशियन, रेंजेस ऑफ माउंटेन एक्सेट्रा, मतलब सब कुछ है अपने पास। फिर बोलता है अपार्ट फ्रॉम इट इंडिया इज अ रिच फ्लोरा एंड प्लेस इन द, याद रखना फ्लोरा के अंदर अपनी वर्ल्ड के अंदर, मतलब फ्लोरा के अंदर वर्ल्ड में अपनी 10th पोजीशन है और एशिया के अंदर अपनी 4th पोजीशन है। प्लांट के अंदर प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर वर्ल्ड के अंदर अपनी 10th पोजीशन है और एशिया के अंदर अपनी 4th पोजीशन है। ये बात याद रखना, ये आया तुम्हारा बुक का पहला डेटा इस चैप्टर का। तुमने इस चैप्टर में तुमने इस सब्जेक्ट में इको के, इंडियन इको के अंदर डेटा पढ़ा होगा बहुत सारा। ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, भर के सबके अंदर डेटा आते रहते हैं। ठीक है, उसमें से एक डेटा, पहला डेटा यहाँ पर आया फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा के अंदर वर्ल्ड के अंदर कौन सी पोजीशन है अपनी? 10। ठीक है,
और एशिया में 4th। और वैसे भी तुम याद रखना, भारत है ना, भारत फूड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। भारत, इंडिया फूड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अपन हर चीज़ में 1 2 3 में ही आते अपनी रैंक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, ठीक है, 10 पोजिशन है और 4th है एशिया के अंदर। सिमिलरली इट हैज़ ग्रेट वैरायटी ऑफ फौना ऑल्सो, एनिमल्स वगैरह की भी ग्रेट वैरायटी अपने पास। इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया रैंक 7 इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया की रैंक है 7 इन द वर्ल्ड। इट्स मोर देन 50% लैंड इज कल्टिवेटेड। अपना एरिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर 7 नंबर पे बनाते हैं। और सबसे बड़ा जो एरिया है किसका है, किसका नक्शे में कौन सी कंट्री सबसे बड़ी दिखती है तुम्हें? रशिया। मतलब ये समझ लो रशिया अपना 3 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब 3 भारत रशिया में आ जाए तो भी रशिया में जगह बचे, ठीक है। ऊपर से पॉपुलेशन के मामले में देखो तो रशिया को 3 से मल्टीप्लाई करो रशिया की पॉपुलेशन को, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में। मतलब पॉपुलेशन का तो आर पार है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और जगह वह है ही नहीं, अपने पास जगह नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, बिल्डिंग में बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, ठीक है। इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2 चीज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, एक इंडस्ट्री वगैरह बढ़ता है, प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ता है तो, और एक पॉपुलेशन बढ़ती है तो। अभी आएगा 2 चीज़ के बारे में आगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है, अपना जो इकोनॉमी जो होता है वो ग्रोथ के लिए मांगता है इंडस्ट्री, ठीक है। याद रखना, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए मॉडर्नाइजेशन मांगता है। क्या मांगता है? जेम्स पढ़ोगे तुम लोग, GEMS है ना, उसका एम ही क्या है? मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या मांगता है? मॉडर्नाइजेशन। जितना मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और ये मिलता है इंडस्ट्री से, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान वगैरह ही बनते थे, अभी उसकी बात भी करेगा यहाँ पर। चलो क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना। अपनी 7th रैंक है, छोटू सा भारत है, एस इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन नंबर के हिसाब से देखो 7वां नंबर काफ़ी अच्छा नंबर, 7 थाला। इट्स मोर देन 50% लैंड इज कल्टिवेबल है। भारत के अंदर 50% से भी ज़्यादा लैंड कल्टिवेबल है। जब अंग्रेज़ लोग आए थे ना तो भारत का मेन काम पता है क्या था? एग्रीकल्चर। तुम्हें पता ही होगा 72-73% लोग, तो 75% सॉरी, ठीक है, 72% लोग किसमें लगे हुए थे? खेती बाड़ी में। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में तो बहुत कम लोग थे, ना के बराबर, ठीक। सारे लोग खेती बाड़ी। और भारत को याद है क्या बोला जाता है? विलेज इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि पूरा भारत एक गाँव की तरह था, बस हर जगह खेती बाड़ी ही खेती बाड़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ स्टेट डेवलप होने लग गए बहुत ज़्यादा स्पीड से, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलप होने लग गए। और सबसे पिछड़े में जो रह गए और आज भी खेती बाड़ी में सबसे आगे, वो है 3 स्टेट अपने, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा, ठीक है। ये आज भी खेती बाड़ी में बहुत आगे, ठीक है। और ये बहुत पिछड़े हुए स्टेट है। आज अगर तुम लोग ये देखोगे ना, लिटरेसी नहीं, या ऐसे बोल दो लिटरेसी रेट सबसे कम जो है वो यूपी बिहार के साथ राजस्थान की भी, भले कोटा आता है उसके अंदर, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए बोला ना मैं, ठीक है। नियरली 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। याद रखना, अपने भारत में फॉरेस्ट कितना है? 23% है। और होना कितना चाहिए? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 उसके हिसाब से अपनी जो लैंड है, अपना जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए हर कंट्री का, वो कितना होना चाहिए? 33.13%। यानी कि परसेंटेज हटाकर बोलो तो छोटे, तुमने सीखा ही होगा रेशियो वगैरह में और पार्टनरशिप में, 33.13% का मतलब बिना परसेंटेज के 1/3 होता है। तो किसी भी कंट्री का 1/3 हिस्सा, 1/3, 1/3, ठीक है, कि क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट लैंड होना ही चाहिए एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इसके हिसाब से, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 33.33, यह अधूरा लिखा हुआ है, ये पूरा आएगा 33.33%, ठीक है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से। और हमारे पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है फॉरेस्ट या कम है? कम है, 23%। क्यों कम है पता है तुम्हें? कम क्यों बताया ना अभी? इंडस्ट्रियाँ खुलेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रहने के लिए जगह चाहिए, फॉरेस्ट की कटिंग। अभी क्या था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था इंडिपेंडेंट के टाइम। तो इंडिपेंडेंट के टाइम में होता क्या था पता है? लोग क्या करते थे कि जैसे भारत को आज़ादी मिली उसके बाद सरकार अभी बनी नहीं थी, अब बन रही थी सरकार, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं था, कब्जा करना शुरू कर दिया इन लोगों, और ढेर सारे इतना कब्जा कर लिया इन लोगों ने। मतलब ज़मीन याद है कैसे बेचते थे लोग, चलता हुआ जहाँ तक चलेगा वहाँ तक की ज़मीन गई इतने टाइम तक, ठीक है। मतलब ज़मीन तो मतलब किलोमीटर के अंदर होती थी इनके पास, इनको खुद को ही पता नहीं होता था कहाँ तक की ज़मीन मेरे पास। अब ये लोग कब्जा करने के लिए आए, ऐसे पगला गए तो सारे के सारे कि कब्जा करते 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 फॉरेस्ट पे भी कब्जा कर लिया, बोला फॉरेस्ट भी हमारा है। फिर सरकार बड़ी, सरकार ने बोला ये लो फॉरेस्ट है तुम्हारा है, चलो फॉरेस्ट छोड़ो भी यहाँ से, ठीक है। तो फॉरेस्ट फिर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली। तो अभी क्या करते हैं ये लोग, इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग वटिंग होती है। तुमने देखा होगा मूवी वगैरह, अपना वो एक कौन सा यार, वो क्या नाम है उसका, भेड़िया है ना, उसका कॉन्सेप्ट यही था ना कि फॉरेस्ट की कटिंग मत करो, ठीक है। ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, रेलवे वगैरह लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, फॉरेस्ट की वाट लगा देंगे, फॉरेस्ट उड़ाएंगे सीधा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट, वो उसके अंदर यही बताया गया कि फॉरेस्ट को तो रहने दो भाई, पहले ही कितना बचा है 23%, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है 33%, 1/3 होना चाहिए फॉरेस्ट, ठीक है। क्यों ज़रूरी है अभी देखना, फॉरेस्ट कितनी मुश्किलों से मुसीबतों से बचाएगा बंदू। मौसिनराम, मेघालय, ये इमेज वगैरह ऐसे क्यों रखी है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पूरे चैप्टर में इमेज है, पूरे चैप्टर जितना भी पढ़ेंगे अपन, वो इसलिए रखा है क्योंकि ये चैप्टर एनवायरनमेंट जो है, बता गणेश तुमने पहले कब पढ़ा एनवायरनमेंट? 10th में पढ़ा था, ये लड़का कह रहा है 10th में, और सिमरदा और कब पढ़ा 10th के अलावा? 6th में पढ़ा, ठीक है। मतलब छोटी क्लासों में पढ़ के आए ना तुम लोग, हाँ। उसके बाद 11th में था? नहीं था 11th में, हाँ था क्या, नहीं था? 11th में बिजनेस का चैप्टर आता था, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड बिजनेस एथिक्स, है ना। ये चैप्टर सुना है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। इसके अंदर तुम्हें याद है एनवायरनमेंट का अंदर बिजनेस को ध्यान देना चाहिए, तो उसके अंदर था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह सब। उसी में ही मैंने नीचे डाल रखा था वो दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली के अंदर सिगरेट पीना, ये मैंने नोट्स में डाला हुआ था लास्ट में, ठीक है। ये तुम्हें बार बार पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है बार बार? ये लोग बोलते हैं कि पहले तुम छोटे थे, अब तुम हो गए बड़े समझदार, इनको लगता है अब तुम बड़े होकर समझदार हो, ठीक है। कुछ तो हो भी गए, कुछ पता नहीं बड़े हो पाएंगे भी नहीं हो पाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं बच्चे क्या हम बड़े हो गए, समझदार हो गए। तो अब इनको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसकी हिफाजत करना, रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो हम लोग कहते रहते ना ध्यान नहीं देते एनवायरनमेंट पे, ये लोग वो लोग, अपन कितना ध्यान दे रहे हैं? हाँ देखो बेटा, कहना तो बहुत इजी होता है कि ये कुछ नहीं कर रहे, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, सरकार कुछ नहीं करती, ठीक है। अपन क्या करते हैं, मेन चीज़ ये अपन कुछ कर रहे हैं। तो अपने लेवल पे जितना भी हो सके ना बेसिक काम अपन इतना करें। तो ये लोग क्या बार बार इस चैप्टर को डाल के बताते हैं भाई एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है अपन सबको, एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है एनवायरनमेंट। तो ये सिखाने के लिए बार बार चैप्टर रखते हैं। अब तुम लोग जैसे 12वीं पास करोगे ना, बीकॉम में फिर आएगा एनवायरनमेंट, MCQ आता है, बच्चा जाता है अक्कर बक्कर बॉम्बे वो, जहाँ हाथ लगा वहीं पे टिक कर दो, बस ये काम होता है। पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, वहाँ जाकर टाइम पास करके आ जाता है। मगर ये हर जगह डालते हैं, एनवायरनमेंट तुम्हें हर जगह पढ़ाया जाता है। तो बीकॉम में फिर आओगे, फिर एनवायरनमेंट आ जाए वापस, और कंपलसरी आता है, कंपलसरी हर बच्चे को देना ही पड़ेगा। मतलब बच्चा कोई सा भी फील्ड सेलेक्ट करे, उसको एनवायरनमेंट का तो पेपर देना ही पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हुई, बेसिक बातें, बिल्कुल नॉर्मल बातें। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ ऐसा है, डेटा वगैरह बता रखा होता है, ये ज़्यादा है, ये कम है हमारे पास। इसलिए याद रखने के लिए क्या इमेज वगैरह लेकर आए हैं, ताकि इसको देखने से ऐसा ध्यान रहे थोड़ी इमेज, तो अपन को चीज़ें याद रहे कि हमने ये इमेज के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें याद रहे कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैंने सब चीज़ लाए और थोड़ा मज़ा आया पढ़ने में। अब ये मौसिनराम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मौसिनराम क्या है, मेघालय के अंदर एक जगह है, शिलोंग जानते हो ना, क्या है मेघालय की कैपिटल शिलोंग, वहाँ 70 किलोमीटर दूर है ये मौसिनराम में, शिलोंग से। बहुत मस्त जगह, शानदार जगह, घूमने फिरने की एक नंबर जगह, एक नंबर। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बारिश। ऐसा बोला जाता है कि बारिश को जो नापने का तरीका होता है ना, वो mm में होता है, मिलीमीटर में, mm में नापते हैं बारिश को, ठीक है। तो मौसिनराम के अंदर ये लिखा है ना 11,872 mm, ये ऑन एन एवरेज बारिश होती है, ऑन एन एवरेज। और नॉर्मल रेनफॉल पता है किसको बोलते हैं, नॉर्मल रेनफॉल 850 को, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलते हैं, 650, 850 को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं। और इसके ऊपर बढ़े तो हैवी रेनफॉल हो जाती है,
और ये तो भाई 11,872 तो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज। ठीक है, हाँ डुबा के पूरा मौसम नमी खत्म कर दे, सबको डुबा कर ले जाए, इतनी खतरनाक बारिश होती है। और ये ऑन एन एवरेज होती है। और मौसम में ना 2 रिकॉर्ड बना चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, 2 बार इसका नाम आया है। पहली बार एक दिन में ज़्यादा बारिश होने पर वनडे रिकॉर्ड और एनुअल रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड बनाए, वनडे और एनुअल। एनुअल में क्या कि साल भर के अंदर ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है इसने। कितनी बारिश है नहीं पता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना रिकॉर्ड किया है इसका? ये 11,000 है ना, 26,000 mm, 26,000 mm रिकॉर्ड किया गया, इतनी ज़्यादा बारिश। और अभी तक हिस्ट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक इतनी बारिश इस जगह के अलावा कहीं पे भी नहीं हुई। चलो अब ये बात बताइए कि मौसम में इतनी बारिश होती है, तो मौसम तो एक छोटी सी जगह है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि भारत में पानी की कमी नहीं है। भारत में पानी की कमी नहीं है क्या? है ना? ऐसा नहीं मौसम में बारिश होने से भारत में पानी कमी हो जाएगी, कमी दूर खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आज सबसे कम जो बारिश पड़ती है ना यूपी में पड़ती है, सबसे कम बारिश। और आज भी भारत में ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के मामले हैं। ठीक है, टैंकर आता है, टैंकर बड़ी बड़ी सिटियों में भी टैंकर आता है, उनसे ये लोग पानी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मौसम में पानी बढ़ने से हर जगह पानी की कमी दूर होगी। तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती बहुत से किसानों के पास। ठीक है, पानी की फैसिलिटी नहीं होती, बारिश पे डिपेंड होते हैं, पूरे बैठे होते हैं, बारिश आएगा और फसल अच्छी होगी। इतनी ख़राब हालत है भारत में पानी से रिलेटेड। ठीक है, तो लिखा है मौसम के अंदर भले ज़्यादा पानी होता है, और मौसम को क्या बोला गया है? वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस। हाउएवर वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट टू मीट द वाटर डिमांड ऑफ द कंट्री। फिर भी वाटर सप्लाई तो कम है। ठीक है, ये मौसम मेघालय नहीं, मेघालय इसका मेघालय का मौसम का ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने मौसम का पहले चेरापूंजी था। अच्छा, मैंने विकिपीडिया में पढ़ा पूरा इसके बारे में आर्टिकल, मगर उसमें लिखा हुआ नहीं था कहीं भी। हो सकता है तुम कह रहे हो। इंडिया हैज़ अ रेंज ऑफ यूजफुल मिनरल रिसोर्सेज सफिशिएंट। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ हम जो सबसे आगे है वर्ल्ड के अंदर, 10वां नंबर है हमारा, और एशिया में 4था नंबर है। वर्ल्ड में 10वां, एशिया में 4था। कौन सी चीज़ है वो? फ्लोरा। ठीक है, अब दूसरा आता है आयरन। आयरन हो बेस्ट क्वालिटी का आयरन जाता है इंडिया से, बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, इंडियाज आयरन रिजर्व आर द 4th लार्जेस्ट, 4थे नंबर पे, एंड इट्स क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आयरन के अंदर आयरन के रिजर्व में, रिजर्व समझते हो ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर अपन कौन सी प्लेस में? 4th। ठीक है, हाउएवर द नॉन रिजर्व ऑफ कोल पेट्रोलियम आर इनएडिक्वेट। वहीं पे कोल पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा कम है। कितना कम है पता है तुम्हें? हम लोग हमारी कंट्री की डिमांड का 20 से 25% भी पूरा नहीं कर पाते अपने खुद के प्रोडक्शन से। क्या करना पड़ता है हमको? पेट्रोलियम वगैरह बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब ये समझ लो, इन दोनों के मामले में तो हम पूरे इंपोर्ट पे डिपेंड है, इतनी खराब हालत। तो आयरन ज़्यादा है, इन दोनों की बहुत कमी है। ठीक है, और तो पता ही है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सऊदी। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो एक कंट्री का करेंसी वगैरह की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, और करोड़ों रुपए उनके पास। वी ऑल्सो पजेस बॉक्साइट, ये सब अपने पास है। बॉक्साइट, लाइमस्टोन पता ही होगा तुम्हें, अपन लगाते ना सबको, चूना, जिप्सम, सिलिका, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इफ द कंट्री मैनेजेस दिस, अगर कंट्री इसको मैनेज करे, ढंग से रखे इसको, एंड अदर रिसोर्सेज बोथ रेशनली एंड एफिशिएंटली, अगर इसका अपन अच्छे से यूज़ करें, 2 वर्ड है, रेशनली और एफिशिएंटली। रेशनली मतलब समझदारी से, प्रैक्टिकल तरीके से। रेशनली का मतलब समझदारी से, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो रेशनली मतलब प्रैक्टिकली, एंड एफिशिएंटली मतलब कम वेस्ट करके। इट कैन मीट हाई लेवल ऑफ मटेरियल नीड्स ऑफ इट्स पीपल। ऊपर से नीचे तक में अपन जो पढ़े नहीं, वो क्या पढ़े? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे पहला अपन पढ़े कि फ्लोरा के अंदर अपन वर्ल्ड के 10, एशिया के 4th, सेम आयरन ओर के अंदर भी 4th। तो पता है ना, सबसे बड़ी कंपनी अंग्रेजों के टाइम की टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। चलो, आयरन ओर के अंदर भी 4। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अपन बड़े मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस बोला जाता है। उसके बाद भी भारत में क्या है? पानी की कमी। ठीक है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई मैं तो बता दूँ, गाँव के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे वो विलेज वगैरह होते हैं ना, हाँ, ट्राइबल एरिया वगैरह, वहाँ पर आज भी लोग नदी पे जाते
वहाँ की औरतें, वहाँ के पर्सन वगैरह सारे, और वहाँ से पानी भर के लाते, बहुत परेशानियाँ उठाते, ठीक है। कभी शायद तुमने न्यूज़ वगैरह में देखा हो। 3 चीज़ पढ़ी, कौन कौन सी 3 चीज़? फ्लोरा, आयरन और रेन वाटर के बारे में, ठीक है, और लैंड के बारे में पढ़े। फ्लोरा, लैंड, वाटर, फ्लोरा हो गया, लैंड हो गया, लैंड के बारे में पढ़े कि 7वें नंबर पे आते हैं अपन, ठीक है। फ्लोरा, लैंड, वाटर और आयरन। फ्लोरा, लैंड, वाटर, आयरन, ठीक है। लैंड के अंदर अपन ये पढ़े कि अपन 7वें नंबर पे आते हैं और 50% कल्टिवेबल लैंड है, और हमारे यहाँ फॉरेस्ट कितने परसेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, 23% सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 33%, ठीक है। 4 चीज़ पढ़े, याद रहेगा ना? लैंड, वाटर, फ्लोरा और आयरन। लैंड, वाटर, फ्लोरा, आयरन। फ्लोरा 4th प्लेस पे, ठीक है, फास्ट है फ्लोरा, फास्ट है 4th, और आयरन और 4th प्लेस पे, ठीक है। फ्लोरा भी 4, आयरन और भी 4। बस वर्ल्ड के अंदर फ्लोरा क्या है? 10 पे। अपने भारत थाला 7, ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, MS धोनी। चलो ये क्या है देख लेते हैं। अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक प्लान। तुम्हें पता ही होगा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे तुम लोग। जब अंग्रेजों ने भारत की बहुत हालत ख़राब कर दी, अब सुधार लाना है भारत के अंदर, अपना राज आया तो सरकार ने क्या बनाना शुरू किया? 5 ईयर प्लान, है ना। पहला 5 ईयर प्लान बना एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। टाइम नहीं पूछ रहा, किसके ऊपर बना? एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा बना इंडस्ट्री के ऊपर। जब इंडस्ट्री पे बना तो इनको पता पड़ा यार इंडस्ट्री पे बना तो अपन इंडस्ट्री पे ध्यान देते, एग्रीकल्चर की बाट लग गई। फिर तीसरा इन्होंने दोनों के ऊपर बनाया, इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान बनाते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है। और ये सारे 5 ईयर प्लान तुम चैप्टर नंबर 2 या 3, 2 में किस में पढ़े? 2 में पढ़े। अभी अपन उसमें डिटेल में जाते हैं। तो ये प्लान लॉन्च करता है अपना, हाँ बस छोड़ 26 मिनट हो गई, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, सुनो ये प्लान क्यों बनाए जाते हैं? रैपिड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं? इन सबको एक्सपेंड करें, इससे क्या बढ़े? प्रोडक्शन भी बढ़े, साथ में एम्प्लॉय। तुम्हें पता है भारत में भयंकर, है ना, बेरोजगारी भर के कोई कमी नहीं है। एट द सेम टाइम और सरकार अगर बेरोजगारी दूर करने जाती है तो अपन अगर 10,000 दूर करते, अपन 50,000 नए बेरोजगार पैदा कर देते, ठीक है। तो भारत बहुत आगे इन चीज़ों में, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन आ गया। ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक बात याद रखो, तुम्हें जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का कारण ढूंढना हो, है ना, एक कारण हमेशा रहेगा, वो हर चैप्टर से आ रहा है, हर चैप्टर से चलता आ रहा है, पॉवर्टी वगैरह से चलता आ रहा है, पॉपुलेशन, ठीक है। आगे तक चलेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि अपने पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। भारत को ऐसे क्या बोला जाता है? गरीबों का अमीर देश। अमीरों का गरीब नहीं, गरीबों का देश। अमीर है, खूब पैसा है, देश के पास पैसे की कमी नहीं, भारत के पास अन्न शन्न पैसा है भाई, हाँ खूब पैसा। BCCI वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है ना। हमारा CA का ICI इंडिया का रिचेस्ट बोर्ड है। BCCI वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड, ICI इंडिया का रिचेस्ट बोर्ड। इतना पैसा है भारत के पास, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों के साथ साथ किसकी कमी नहीं है? गरीबों की। अरे भर भर के गरीब मिलेंगे, है? एक कार के आ गए सारे लोग, अरे कार आई बड़ी कार है, और भर भर के गरीब अपने भारत में। तुमने इंडियन आइडल वगैरह देखा होगा, तुम्हें लगेगा नहीं इंडियन आइडल में गाने का चल रहा है या गरीबों का चल रहा है। और ऐसे गरीब बनाएंगे, भयंकर गरीबी, आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इंडियन आइडल देख रहा है बंदा, रो रहा है वेट करके, अनुपमा की तरह। चलो, द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज। अब जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो नेचुरल रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। फिर लिखा है मैनी रिसोर्सेज हैव बीन एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड एट अ रेट फार एक्सीडिंग देयर, वही बात बोल रहा है, रीजनरेशन से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दस द प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द कंट्री। ये पैटर्न सबसे खराब पैटर्न है, इससे एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या हो रही है वो यहाँ पढ़ेंगे। किससे हो रही है प्रॉब्लम? रीजनरेशन की रेट कम और एक्सट्रैक्शन की रेट ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। साथ में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है। 3 चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, और एक रीजनरेशन की रेट से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक के दवाने से जाते हैं।